अब इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे ना कंटिन्यूस जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के जो 3 टाइप थे ना, अब हम लोग ये 3 टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को भी ना अगर हम लोग एग्जाम में अगर रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूशन भी आया ना, तो उसी का मतलब यही होता है ना कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ही दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, मतलब उसका डिफिनीसन क्या है। तो अगर कंटिन्यूस अगर एक कोई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसको हम लोग ना उस समय कह सकते हैं अगर वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है जब वो अगर फिनाइट इंटरवल पे जो पीडीएफ उसका होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है ना कि फिनाइट पे मतलब कोई इंटरवल पे अगर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर जैसे कि एक एग्जांपल ले दो कि अगर ये इंटरवल अगर ए बी है, ये इंटरवल ए बी है ना, तो इस इंटरवल ए बी पे एफ एक्स की वैल्यू जो होगी ना वो के होगी, मतलब वो के जो है मतलब कोई कांस्टेंट है। तो ये जो पीडीएफ जो होगी ना वो कांस्टेंट होती है अगर एक्स जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर होता है। तो अब जो है ना जैसे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये के है, तो अब ये के क्या होगा, ये के की वैल्यू हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ना हम लोग जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो पीडीएफ का जो प्रॉपर्टी था, पीडीएफ का प्रॉपर्टी क्या था कि जो भी जो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल ऑफ जो फाइनल इंटीग्रल जो होगा पूरा इंटीग्रल जो होगा उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब -∞ से मतलब अगर ये इंटरवल अगर ए से बी है, तो अगर ए से बी का अगर हम लोग अगर इंटरवल लेना और ये जो एफ एक्स की वैल्यू ले, इसकी एफ एक्स जो है ये एफ एक्स की वैल्यू जो है ना ये इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ये इस फार्मूले के यूज़ करके ना हम लोग के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू के है, तो अब हम लोग को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का यूज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इंटीग्रल ऑफ ए टू बी के लिए अगर हम लोग एफ एक्स की वैल्यू जो है ना वो 1 होनी चाहिए। तो ये एफ एक्स की वैल्यू हम लोग के पास के है, यही एफ एक्स की वैल्यू हम लोग के पुट आउट किए यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू के। तो इंटीग्रल ए से बी और के डी एक्स इज इक्वल टू 1 हुआ। अब इंटीग्रल के है तो के तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए और इंटीग्रल ए टू बी और डी एक्स बच गया, इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये जो है इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स का मतलब क्या कि एक्स जो है मतलब इसका इंटीग्रल हम लोग करेंगे तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा एक्स, और इसका बेस मतलब इसका जो लिमिट है वो क्या है बी से, मतलब ऊपर में अपर लिमिट बी है और लोअर लिमिट ए है। तो इसको इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एक्स है यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो हम लोग इंटीग्रल नॉर्मल इंटीग्रल जो करते हैं बस वही कर रहे हैं। मतलब एक्स जो है उसका बी से ए है तो बी माइनस ए हो जाएगा, और के तो बाहर कांस्टेंट में था ही, मतलब बाहर के कांस्टेंट में था तो के इंटू बी माइनस ए हो गया। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आई, के की वैल्यू आई 1/b माइनस ए, ये आ गई के की वैल्यू। अब के की वैल्यू को ही हम लोग एफ एक्स बोले थे, तो एफ एक्स अगर के की वैल्यू ये आई है इसका क्या मतलब हो गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए। यही हम लोग का पी डी एफ होगा। हम लोग जो भी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे ना ये पी डी एफ यूज़ करेंगे, एक तरह से ये हम लोग के पास पी डी एफ आ गया, ये फंक्शन आ गया। अब जो है ना कुछ नोट करने वाला पॉइंट ये है ना कि जैसे कि कोई एक पैरामीटर जो होता है ना इंटरवल का, तो उसमें ना ये होना चाहिए कि ए का जो इंटरवल है वो बी से छोटा होना चाहिए, उसी को हम लोग वैलिड मानेंगे। ऐसा नहीं होगा ना कि बी का जो इंटरवल है वो बड़ा हो जाए ए से, मतलब बी का जो इंटरवल है ना वो छोटा हो जाए ए से, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ए से ए जो वैल्यू होगी ना वो वैल्यू हमेशा बी से छोटी होगी, तभी हम लोग इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और फिर इसको रेक्टेंगुलर इसलिए कहते हैं ना क्योंकि जो इसका जो ऑर्डिनेट जो डिस्क्राइब होता है वो रेक्टेंगल को ही, इसमें वो जो कर्व जो बनाते हैं ना हम लोग, ये कर्व रेक्टेंगल को ही डिस्क्राइब करता है एक्स एक्सिस के बीच में, इसीलिए इसको हम लोग रेक्टेंगुलर करते हैं। तो ये बस एमसीक्यू के लिए हम लोग को ये पॉइंट है, इसका कोई और कोई काम नहीं है बस। तो ये बस नोट करने वाला पॉइंट है। अब जो है ना जैसे कि हम लोग जैसे बाकी सब में कर रहे थे, हम लोग जैसे कि डिस्क्रीट वाले रैंडम वेरिएबल में भी किए, सब में हम लोग मीन वेरिएंस और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये सब निकाल रहे थे ना, तो इसका भी हम लोग मीन निकालेंगे। तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो निकालेंगे, तो हम लोग के पास कॉन्टिन्यूस का मीन निकालने के लिए हम लोग जो पिछला जो यूनिट पढ़े थे ना, तो पिछला में जो हम लोग के पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता था उसके लिए जो ई एक्स का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, ई एक्स का जो फॉर्मूला होता था पिछला यूनिट में वो क्या होता था, पिछले यूनिट में हम लोग जो पढ़े थे उसका फॉर्मूला होता था ना कि इंटीग्रल जो भी वैल्यू है ए टू अगर बी अगर मान लो ए टू बी है वो वैल्यू, और ये जो एक्स के साथ मतलब ई के अंदर में जो ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर जो भी रहेगा वो और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा एफ एक्स, ये होगा।
तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। देखो मीन जो निकाल रहे हैं मतलब ई ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, तो एक्स जो है ना मतलब ई ऑफ एक्स है, तो एक्स तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आया ही, और उसके साथ साथ एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू ये देखो 1/b माइनस ए है, 1/b माइनस ए एफ एक्स की वैल्यू है, और ये एक्स, तो मतलब ये वैल्यू हो गई इंटीग्रल। अब इसी को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो अब इसमें से हम लोग के पास ना 1/b माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है, तो ये हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ये बाहर निकालेंगे, और ये बस जो है ना एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है b2 मतलब b टू ए मतलब a टू b जो है इसका लिमिट है। तो अब इसी को हम लोग अब वैल्यू पुट आउट करेंगे। इसका वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, 1/b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये जो है ना इसका, ये जो है इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे इसमें लिखे हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 आया। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इससे ये b माइनस ए यहाँ से, और ये नीचे वाला b माइनस ए, ये दोनों कट गया, तो बच क्या गया, b प्लस ए बच गया। तो यही b प्लस ए बाई 2 जो है ना, ये हम लोग के पास मीन आ गया। अब जैसे कि मीन आ गया ई एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए बाई 2। अब हम लोग के पास ना वेरिएंस में निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना होता है, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स हम लोग निकाल चुके हैं, ये जो मीन है वही ई ऑफ एक्स निकाल चुके हैं। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए वेरिएंस निकालने के लिए, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, कंटिन्यूस में हम लोग क्या करते हैं, मतलब ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, तो एफ एक्स डी एक्स तो मल्टीप्लाई होगा। तो एफ एक्स डी एक्स, तो यही एफ एक्स, तो का एफ एक्स का वैल्यू क्या है 1/b माइनस ए। तो 1/b माइनस ए हम लोग कॉन्स्टेंट ही है, तो बाहर ही ले लिया, और उसमें हम लोग अब इंटीग्रल कर रहे हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स का। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, ये एक्स क्यूब अपॉन 3 इसका इंटीग्रल आया, और 1/b माइनस ए तो कांस्टेंट ही है, और लिमिट जो है बी ए मतलब ए टू बी है। अब इसी को अगर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब ये जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3, और मल्टीप्लाई में बी माइनस ए है ही, तो यही हम लोग इसको हम लोग निकाले हैं बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3 इंटू बी माइनस ए। अब जो है हम लोग के पास मतलब फार्मूला होता है, जो आइडेंटिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बी क्यूब माइनस ए क्यूब का क्या फार्मूला होता है, बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ये हम लोग के पास फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला में से ना बी माइनस ए नीचे में भी है ऊपर में भी है, दोनों हम लोग काट सकते हैं। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन गया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3, ये बन गया ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर बना। और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यही अब हम लोग करेंगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ डालें, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जो है मतलब ये यहाँ डालें। अब ये जो निकाले, अब बस इसको हम लोग ना सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसमें से हम लोग 12 मतलब इन दोनों का 3 और ये जो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो मतलब 3 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 12, तो वही हम लोग अब इसका एलसीएम लिए, और उसमें से हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए, मतलब एक तरह से हम इसको ना सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये हम लोग पूरा फॉर्म लिखे हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करने पे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर को। तो वही हम लोग बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख लिए, और बाई में 12। तो यही वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12, ये आ गया वेरिएंस का फॉर्मूला। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, मतलब या फिर b प्लस ए बाई 2 कहो तो, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है b माइनस ए बाई 12, बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 12, ये हो गया मीन और वेरिएंस। अब मोमेंट जेनेटिक फंक्शन जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हम लोग को निकालना है। तो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन का मतलब क्या है कि मोमेंट जेनेटिक फंक्शन जैसे ही निकालने को बोलेगा ना, तो हम लोग को निकालना क्या है, ई ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, ये निकालना है। तो ई ऑफ ई टू द पावर टी एक्स का हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, तो ई ऑफ टी ई टू द पावर टी एक्स तो पूरा यहाँ आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एफ एक्स डी एक्स। कॉन्टिन्यूस में हम लोग को ये बात याद रखो कि कॉन्टिन्यूस का वो जो फार्मूला है ना, बस वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ई ऑफ यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे समझो कोई भी जी एक्स का वैल्यू हो, ई के अंदर कुछ भी हो, वही हम लोग यूज़ करते हैं। ई ऑफ अगर ये जी एक्स है तो जी एक्स,
और इंटू जो एफ एक्स गिवन है, हम लोग के पास जो एफ एक्स गिवन होता है वो, इसी का हम लोग इंटीग्रल करते हैं। तो इसी से हम लोग के पास ना एम जी एफ आता है, मतलब ई ऑफ ई का वैल्यू आता है। तो वही हम लोग ई का वैल्यू ई ऑफ ई टू द पावर टी एक्स का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रल जी टू मतलब ए टू बी और ई टू द पावर टी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, यही हो गया। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो एफ एक्स की वैल्यू हम लोग पहले पुट आउट करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/b माइनस ए। तो 1/b माइनस ए तो कॉमन हो गया, और फिर मतलब कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना था। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या होगा, ई ऑफ मतलब ई टू द पावर टी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ई ऑफ टी टू द पावर एक्स, और बाई में जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है टी ना, तो बाई में हम लोग टी जो करते हैं, मतलब एक तरह से नॉर्मल इंटीग्रेशन ही है, मतलब नॉर्मल जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी का जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, या फिर ए डी टी का मतलब ए टू द पावर टी टी और टी टी का जो फार्मूला यूज़ करते हैं, बस वही है, मतलब इंटीग्रेशन का नॉर्मल फार्मूला है। तो हम लोग ई टू द पावर टी एक्स अपॉन टी आया। अब इसमें हम लोग बी और ए का वैल्यू पुट आउट कर देंगे। तो ए बी और ए का वैल्यू हम लोग लिमिट लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बाई टी तो हम लोग यहाँ पे बाहर ले आएंगे, और बाकी बच क्या गया, तो ई ऑफ बी टी माइनस ई ऑफ ए टी, ये आ गया। बस यही इसका हम लोग का मोमेंट फंक्शन हो गया। तो ये मोमेंट फंक्शन हम लोग के पास आ गया। अब इसमें ना क्वेश्चन कैसे आते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन है ना, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया हुआ है, और रैंडम वेरिएबल विथ मीन, इसमें मीन का वैल्यू 1 दिया है, और वेरिएंस का वैल्यू 4/3 दिया है। ये हम लोग को गिवन है, और फाइंड आउट करना है हम लोग को पी ऑफ एक्स लेस देन 0, ये फाइंड आउट करना है। तो मीन का वैल्यू क्या है, मीन अगर 1 दिया है, इसका क्या मतलब है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है यूनिफॉर्म में। तो देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, b प्लस a/2 या फिर a प्लस b/2 जो कहो, तो वही है a प्लस b/2 इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ये पहला इक्वेशन बना। अब जो है ना वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस इक्वल टू 4/3 गिवन है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो वेरिएंस का फॉर्मूला है b माइनस a/2 मतलब b माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 12, ये है फार्मूला। तो वही हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, b माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 4/3। तो इसी को हम लोग जो सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो b माइनस ए इक्वल टू ये 16 का रूट अंडर क्या होता है, +-4। अब ये +-4 है, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को देखेंगे। पहला तो ये फिक्स्ड है, अब इन दोनों में से हम लोग को a और b निकालना है ना। तो a और b निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला तो ये इक्वेशन फिक्स्ड है कि a प्लस b/2 a प्लस b इक्वल टू 2 a प्लस b इक्वल टू 2, ये दोनों में आएगा। अब जो दूसरा इसका इक्वेशन आएगा ना, तो एक तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, इसमें क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो होगा b माइनस ए इज इक्वल टू +4, मतलब वही 4, और दूसरा ना कि माइनस b है, तो b माइनस ए इज इक्वल टू -4, ये आया। तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, b और a की वैल्यू निकालेंगे दोनों से। तो इसमें अगर हम लोग को सॉल्व करने पे b का वैल्यू 3 आया और a का वैल्यू -1 आया, और इसमें सॉल्व करने पे b का वैल्यू -1 आया और a का वैल्यू 3 आया। अब ये देखो कि इसमें जो है, इस वाले में b की जो वैल्यू है वो a से छोटा है, और हम लोग जो यहाँ पे नोट जो पढ़े थे, ऊपर में देखो कि यहाँ जो नोट पढ़े थे, ये क्या था कि a की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए, हमेशा a का वैल्यू छोटा होना चाहिए, और इसमें ना b का वैल्यू छोटा है, a का वैल्यू बड़ा है, तो ये वैलिड नहीं होगा, ये नॉट वैलिड हो जाएगा। और इसमें क्या है, a जो है b से छोटा है, तो ये वैलिड हो जाएगा। तो यही हम लोग के पास, यही वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू इसमें क्या है, -1, और b की वैल्यू क्या है, 3। तो यही हम लोग यूज़ किए। तो जैसे ही हम लोग के पास a b आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि f(x) आ जाएगा। f(x) का मतलब क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू 1/b माइनस a। तो वही हम लोग f(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस -1 इक्वल टू 1/4। ये हम लोग के पास f(x) की वैल्यू आ गई। और अब अगर जैसे ही अगर f(x) आ गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही हो या फिर कोई भी, अगर इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें भी जो एक्सपोनेंशियल हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी ना हम लोग को बस f(x) से मतलब है। अगर एक बार अगर f(x) आ गया ना, तो उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में ना प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ईजी है। आराम से हम लोग ना क्या करते हैं, बस लिमिट लगा देते हैं, जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, उस प्रोबेबिलिटी पे हम लोग को लिमिट लगाना होता है। तो अब p जो है ना लेस देन इक्वल टू 0 है, इसके लिए जो अगर ये जो p लेस देन इक्वल टू 0 का हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसका क्या मतलब हुआ, -∞ से लेके 0 तक का निकालना है। मतलब x इज लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि -∞ से लेके 0 तक का निकालना है, x इज लेस देन 0 इसका निकालना है।
तो इसको निकालने के लिए क्या है, हम लोग के पास लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये जो रेंज है ना, ये ए और बी है, ये ए और बी एक्चुअली में डोनेट क्या करता है, रेंज, मतलब इस क्वेश्चन का रेंज जो है ना स्टार्ट हो रहा है ए इक्वल टू मतलब -1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 3 तक ही ख़त्म हो रहा है। बस यहीं तक का हम लोग को निकालना है, मतलब यहीं तक का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे जगह ना ज़ीरो है प्रोबेबिलिटी, बाकी सारी जगह का हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मालूम ही नहीं है, वो ज़ीरो हम लोग लेते हैं कि वो बाकी सारे से हम लोग को कोई लेना देना ही नहीं है। हम लोग को बस लेना देना इस -1 से लेके 3 तक का ही है। ये याद रखना ए और बी का, ए और बी जो है ना इंटरवल होता है ए और बी का, तो इसी में याद रखना कि इसी मतलब कि ए और बी के अंदर में ही हम लोग को कोई वैल्यू लेना है, उसके बाकी का सारा वैल्यू ना ज़ीरो हो जाता है। तो इसमें -∞ से 0 तक का है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, a इक्वल टू -1 है, तो मतलब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, -∞ से लेके x इज़ लेस देन इक्वल टू -1 तक, यहाँ तक की वैल्यू को हम लोग एक ज़ीरो ले सकते हैं, ये पूरा वैल्यू ज़ीरो होगा। और इसको हम लोग -1 से लेके 0, हम लोग को लेस देन 0 का निकालना है ना, तो -1 से स्टार्ट हो रहा है और 0 तक ही जा सकते हैं हम लोग, लेस देन 0 तक का बोला है, तो लेस देन 0 तो यानी कि -1 से लेके 0 तक का होगा। और fx की वैल्यू, तो fx की वैल्यू 1/4 है, 1/4 dx, बस अब इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करके 1/4 आंसर आया। ये हो गया समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये क्वेश्चन हो गया, समझो ऐसे सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही फॉर्म करना है, बस इसमें ये है ना कि तुमको पिछले वाले में क्या था, a एंड b का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना था। इसमें क्या है, a एंड b का वैल्यू जो है ना तुमको गिवन है, ये देखो ये जो है ना ये a एंड b का वैल्यू गिवन है, इसमें ये a है और ये b है, ये हम लोग को गिवन है। तो ये जैसे ही गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली fx इक्वल टू क्या है वो लिख सकते हैं, तो fx इज इक्वल टू क्या होता है 1/b-a, तो b इक्वल टू आया 3 और माइनस ऑफ a का वैल्यू क्या है -3, तो b ऑफ मतलब 3 माइनस ऑफ -3 यानी कि 1/3 + 3 यानी कि 6, 1/6 आया fx की वैल्यू। अब जैसे ही fx की वैल्यू आ गई तो हम लोग को अब सारा वैल्यू आराम से निकल सकता है। अब जो है जैसे क्या है ना p इज़ लेस देन, मतलब हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, p ऑफ मतलब a ऑफ p x लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन 2, तो लेस देन 2 का मतलब क्या, और ये बात याद रखना है ना कि ये जो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3 से, इंटरवल क्या है -3 से 3 ही निकल रहा है। तो हम लोग को लेस देन 2 जो देखना है ना, तो यहाँ अगर ये 2 है तो लेस देन 2 देखना है, तो इससे पहले ना बस यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को लेना है, मतलब -3 से लेना है और 2 तक जाना है। ये जो इंटरवल आएगा ना, ये इंटरवल कैसे आएगा, तो -3 से लेके 2 तक का इंटरवल आएगा, तो -3 से 2 और fx की वैल्यू 1/6 dx है, तो 1/6 तो कांस्टेंट है, और बाकी हम इसको बस इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू मतलब इसमें x आएगा और ये इंटीग्रल तो 2 + 3 आ गया, तो बस इसका वैल्यू 5/6 आया। बस ये हम लोग को इसको इंटीग्रेट किए हैं, बस ये जो वैल्यू है ना इसको इंटीग्रेट किए हैं। ये सारे क्वेश्चन में ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे मेन होता है ये रेंज, ये जो लिमिट है ना इंटीग्रल का, ये इंटीग्रल का लिमिट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये लिमिट ना याद रखना कि हम लोग के पास लिमिट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जो a की वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट हो रही है, और b की वैल्यू ना बस वहीं तक का हम लोग को ले सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया है ना वो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग ही लेंगे। अगर लेस देन 2 था जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, -3 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 तक जा रहा है, ये लेस देन 2 है ना, तो लेस देन 2 तो मतलब 2 तक जाने का हम लोग के पास ये आएगा, तो -3 से 2 और 1/6 dx ये आया। ये पहला क्वेश्चन बना इसका। अब दूसरा क्वेश्चन है ना कि मॉडुलो ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो मॉडुलो ऑफ x का मतलब क्या हो जाता है, जैसे ही कोई क्वेश्चन अगर आए मॉडुलो ऑफ x इज लेस देन, अगर a आ गया, कुछ भी अगर आया, तो इसका क्या मतलब होता है, -a लेस देन x लेस देन a, यही होता है इसका मतलब, इसका ये इस वाले का मतलब। तो वही चीज़ है वो, जैसे कि मॉडुलो ऑफ x इज़ लेस देन 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू -2 लेस देन x लेस देन 2, मतलब ये रेंज हम लोग को निकालना है। तो डायरेक्टली ये रेंज निकालना है, तो बस यही लिमिट पुट कर दो, -2 से लेके 2 1/6 dx, बस इसी को सॉल्व करो तो वो 2/3 आया। अब जो है तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन था मॉडुलो ऑफ x - 2 इज़ लेस देन 2, तो मॉडुलो ऑफ x - 2 लेस देन 2 का मतलब क्या, -2 से -2 जो है वो x - 2 से छोटा है, और ये मतलब जैसे कि हम लोग इसमें कर रहे थे ना
मतलब माइनस ए लेस देन ए, मतलब लेस देन एक्स लेस देन ए, तो वही चीज़ हम लोग इसके साथ भी करेंगे ना। मतलब ये मॉडलों के अंदर में x-2 है, तो x-2 बीच में ये आया, और ये -2 और +2, जो ये 2 है ना, बस इसी का हम लोग माइनस और प्लस करते हैं। तो अब इसमें ना x-2 आया, हम लोग को निकालना क्या होता है, x का निकालना होता है। तो x यहाँ पे करने के लिए क्या कर सकते हैं, -2 है तो +2 हम लोग सब में अगर कर दे तो यहाँ x हो जाएगा, तो यहाँ -2 + 2 करेंगे, फिर -2 + 2 यहाँ भी करेंगे, फिर 2 + 2 यहाँ करेंगे। मतलब ये जो है ना, ये वैल्यू हम लोग करेंगे +2, सब में हम लोग ऐड किए, देखो सब में हम लोग +2 + 2 + 2 ऐड किए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, P(0) इज़ लेस देन x लेस देन 4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये याद रखो कि ये 4 तक जा रहा है, लेकिन हम लोग को 4 तक जाना अलाउड ही नहीं है। ये देखो लिमिट कहाँ से कहाँ है, मतलब -3 से 3 तक ही अलाउड है, और हम लोग को ये बोल रहा है क्वेश्चन में ना कि 4 भी जाओ। तो यहाँ अगर 4 है तो इसका क्या मतलब है, 3 और 4 के बीच का जो एरिया है उसमें हम लोग को 0 पुट करना है। तो वो हम लोग एक तरह से 3 और 4 का जो एरिया है ना, ये यहाँ पे हम लोग 0 पुट आउट किए हैं, और ये मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 0 से लेके 4 तक का था ना, तो 0 से लेके 3 तक का 1 लेंगे, और 3 से 4 तक का 0 ही है। तो 0 से 3 तक का हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो 0 से 3 1/6 dx, तो 1/6 x का वैल्यू जो है ना, बस हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू 1/2 आया। अब जो है ना चौथा क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ k फॉर विच p x ग्रेटर देन k इज इक्वल टू 1/3। मतलब हम लोग को एक ऐसा वैल्यू ऑफ k निकालना है ना जिसमें p ऑफ x ग्रेटर देन k उसकी वैल्यू 1/3 होगी। तो x ग्रेटर देन k का मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन k का मतलब ये हुआ ना कि k p ऑफ x, और ये जो है ना मतलब k इज लेस देन x और लेस देन 3। ये जो 3 आया ये कैसे आया, हम लोग के पास लिमिट जो है वो क्या है, मतलब -3 से लेके 3 तक ही है। हाइयर हम लोग 3 से आगे जा ही नहीं सकते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग के पास इंटरवल क्या है, -3 से 3 इंटरवल है, तो 3 तक ही जाएंगे। तो ऐसा वैल्यू लेना है k का जो x से मतलब छोटा हो, मतलब x का ऐसा वैल्यू लेना है जो k से बड़ा हो, और फिर 3 से छोटा हो। मतलब 3 से छोटा इसीलिए क्योंकि हम लोग हाईएस्ट 3 तक जा सकते हैं। अगर ये हाईएस्ट 3 तक नहीं जाने का होता ना तो इन्फिनिटी होता, वो जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही हम लोग के पास रेंज आया, इसी का प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है। तो बस अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, ये मतलब इसका लिमिट क्या हो जाएगा, k से लेके 3 तक। तो k से लेके 3 तक का लिमिट इंटीग्रेट किए, बस इसमें हम लोग को अब बस इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें बस एक k आया, बस इसको सॉल्व करके k की वैल्यू 1 आंसर आ गई। ये पूरा जो था ना ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझो बहुत इजी है, बस तुमको एक फंक्शन निकालना है, उस फंक्शन को निकाल के उसका वैल्यू से हम लोग, फंक्शन अगर आ गया तो प्रोबेबिलिटी हम लोग किसी भी चीज़ में ना आराम से निकाल लेंगे। और इसमें एक ध्यान रखने वाला बात यही है बस कि हम लोग के पास जो लिमिट है, लिमिट हम लोग को अच्छे से देखना है। लिमिट ना ऐसा, क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में x इज़ लेस देन -2 है, तो अगर हम लोग नॉर्मली अगर लिमिट नहीं चेक करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली x इज़ -∞ से लेके x और यहाँ तक हम लोग 2 तक ले लेते हैं। या फिर अगर x, अगर जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में था x इज़ ग्रेटर देन k, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग क्या मिस्टेक कर सकते हैं ना कि x इज़ इतना ले से लेके इन्फिनिटी तक का, मतलब ये जो x की वैल्यू है ना अगर ग्रेटर देन k है, इसका मतलब क्या इन्फिनिटी तक जा सकती है, ये हम लोग ले सकते हैं। तो यही हम लोग को ध्यान रखना है कि ये इन्फिनिटी नहीं लेके इसमें हम लोग को पास रेंज दिया हुआ है, मतलब लिमिट दिया हुआ है कि इससे ज़्यादा लिमिट तक नहीं जाना है। तो ये इसमें हम लोग को 3 तक दिया था तो 3 तक ही गए। यही है समझो इस क्वेश्चन में, बस मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ याद रखना है अच्छे से। अब जो है ना नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ना कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, तो हम लोग के पास बस ये चेंज है ना कि f(x) की वैल्यू, पिछले में f(x) की वैल्यू जो है कांस्टेंट थी, इस वाले में क्या है कि वो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में ना क्या होता है, f(x) की वैल्यू लैम्डा इंटू e⁻⁻x, ये f(x) की वैल्यू होती है। और ये वैल्यू कब होती है, जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उसके लिए, और बाकी सारे, अब अगर x अगर नेगेटिव है ना तो उसके लिए 0 होता है, मतलब नेगेटिव के लिए 0, और जैसे ही वो अगर x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए f(x) की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा ऑफ e⁻⁻x, ये आई f(x) की वैल्यू। अब जो है हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, अब जैसे हम लोग डिस्क्रीट में हम लोग जो ये चेक करते थे ना कि ये लेजिटिमेट है या नहीं, वो हम लोग लेजिटिमेसी हम लोग चेक करेंगे कि ये लेजिटिमेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। लेजिटिमेट कब होगा, जब इस पूरे का प्रोबेबिलिटी अगर जो है ना 1 होगा,
तो इसमें वन का मतलब जीरो, एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक का जो प्रोबेबिलिटी है इसकी वैल्यू वन होगी। तो इसकी वैल्यू ऑफ एफ एक्स डी एक्स है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू इसमें हम लोग पुट आउट करेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है यही लेमडा ऑफ ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स। तो यही हम लोग के पास एफ एक्स की वैल्यू हम लोग पुट आउट किए, इसको हम लोग बस इंटीग्रेट करना है। तो लेमडा इसमें से कांस्टेंट है, तो लेमडा कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, बच क्या गया ई ऑफ माइनस लेमडा एक्स इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल जीरो से लेके इन्फिनिटी तक का। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे हम लोग के पास लेमडा बाई लेमडा मतलब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लेमडा और ये लेमडा हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, और बाकी जो इसको मतलब ई टू द पावर माइनस लेमडा का वैल्यू मतलब ये ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो, ई टू द पावर जीरो का वैल्यू वन आता है, और ये माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो वन आ गया। तो ये वन वन कट गया मतलब तो बच क्या गया वन। तो ये एक तरह से इंटीग्रेट किए तो वन आया। तो अगर जैसे ही वन आया इसको क्या कह सकते हैं कि वन आया, इसका मतलब कि वो लेजिटिमेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हो गया समझो, लेजिटिमेसी हम लोग चेक कर लिए। अब जो है ना इसी में जैसे कि बाकी सब में जैसे कर रहे हैं इसमें भी हम लोग मीन, वेरिएंस, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ये सब निकालेंगे। तो इसका मीन निकालेंगे, मीन का मतलब क्या है, ई ऑफ एक्स निकालेंगे। ई ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स इंटू एफ एक्स, यही हम लोग लिखते हैं ई ऑफ एक्स के लिए। तो इसका हम लोग इंटीग्रल करेंगे, एक्स इंटू एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स की वैल्यू यही हम लोग को ऊपर में जो वैल्यू थी वही वैल्यू हम लोग इसमें पुट आउट किए। और एक्स अब इसमें से हम लोग को ना लेमडा बाहर निकाल लिए, लेमडा तो कांस्टेंट है, तो बच क्या गया एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स बच गया। तो अब इसको हम लोग ना इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट हम लोग ना दो तरीके से इसको कर सकते हैं, ये u इंटू वी के फॉर्म में है ना, ये है u और ये है v। तो इसमें हम लोग u इंटू वी के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट या तो आईलेट के फॉर्म में करो, जो हम लोग 11 12 में पढ़े हैं, 12 में पढ़े हैं ना आईलेट, वो हम लोग या तो आईलेट से करो या फिर तुम बर्नौली से करो, जो हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं। थर्ड सेमेस्टर वो हमको बर्नौली ईजी लगता है तो हम बर्नौली से करते हैं। बर्नौली में क्या होता है ना, जो हम लोग बर्नौली में क्या होता है, इंटीग्रल अगर u इंटू वी है, ये u इंटू वी डी एक्स है, तो उसमें क्या होता है u इंटू जो इंटीग्रल है इसका v का इंटीग्रल को अगर हम लोग v डैश अगर ले तो v डैश माइनस, अब जो u आया है ना तो इस u का डिफरेंशिएशन, ये u का डिफरेंशिएशन और ये v डैश का इंटीग्रल, तो v डैश का इंटीग्रल को हम लोग v डबल डैश अगर ले लें तो अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, u डबल डैश प्लस में, ये याद रखना कि यहाँ प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, तो u डबल डैश मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किए थे, यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, फिर अब हम लोग इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये लिखेंगे v ट्रिपल डैश, ये इसका इंटीग्रल, ऐसे करके ये कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ जाता। किसमें कांस्टेंट टर्म, तो ये डिफरेंशिएशन वाले में, ये डिफरेंशिएशन वाले टर्म में अगर कांस्टेंट आ गया तो वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। तो यही बर्नौलीज में होता था, तो जैसे कि ये बर्नौलीज में होता था तो यही हम लोग करेंगे, x इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू इसका इंटीग्रल, ये जो e ऑफ माइनस लेमडा एक्स है ना इसका इंटीग्रल, तो e ऑफ माइनस लेमडा एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, e ऑफ माइनस लेमडा एक्स अपॉन माइनस लेमडा, ये आया। अब फिर माइनस ऑफ, मतलब ये माइनस जैसे कि माइनस ऑफ u डैश इंटू वी डबल डैश था ना, तो माइनस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन, ये x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और इंटू इस वाले का ये जो भी आया वैल्यू इसका इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, e ऑफ माइनस लेमडा एक्स अपॉन लेमडा स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रल हुआ। तो अब बस इसी में हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ 1 आया था, तो इसके आगे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म आ गया, तो कांस्टेंट टर्म आ गया इसीलिए हम लोग इसके आगे नहीं जा रहे हैं। तो ये इन्फिनिटी से ज़ीरो, मतलब ये लेमडा तो बाहर है ही, और ये इन्फिनिटी टू ज़ीरो हम लोग के पास लिमिट है। बस हम लोग सबकी वैल्यू में एक्स, ये जो एक्स की वैल्यू में इन्फिनिटी और ज़ीरो पुट आउट करेंगे, तो बस वैल्यू पुट आउट करो और ये आंसर मतलब आ गया, मतलब 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर बस बचा। तो लेमडा और लेमडा स्क्वायर में से एक लेमडा कट गया, ये लेमडा और लेमडा स्क्वायर में से एक लेमडा कट गया, तो 1 अपॉन लेमडा बच गया। तो मीन की वैल्यू आ गई 1 अपॉन लेमडा। अब मीन की वैल्यू आ गई, तो अब वेरिएंस की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, हम लोग को सबसे पहले ई ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, ई ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, ये एक्स स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू एफ एक्स की वैल्यू यही है, तो ये एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स हो गया। तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर को हम लोग रखेंगे ये यू इंटू वी के फॉर्म में, इसमें भी हम लोग बर्नौलीज ही लगा रहे हैं।
बर्नौलीज लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रल ये हो गया लेमडा ऑफ ई टू द पावर माइनस लेमडा का, इसका इंटीग्रल हम लोग किए, फिर माइनस हम लोग करेंगे, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और फिर इसका इंटीग्रल ये जो है इसका इंटीग्रल ये हो गया, फिर प्लस में ये 2x है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और इस वाले का इंटीग्रल हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इसमें याद रखना ना कि बर्नौलीज में हम लोग पहला टर्म तो ये एक्स स्क्वायर लेते ही हैं, इसमें हम लोग इसका इंटीग्रल करके लेते हैं, ये पहला टर्म ऐसे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद जो है ना इन्हीं दो को हम लोग करते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते हैं, तो दूसरे वाले को इंटीग्रेट किए, फिर इसमें हम लोग पहला वाले को हम लोग डिफरेंशिएट किए, दूसरे वाले को इंटीग्रेट किए, तो ये हम लोग को ऐसे सॉल्व होता है। और जैसे यहाँ पे देखो 2 आ गया, बस एक कांस्टेंट टर्म आ गया, तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे और यही हम लोग लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगा के ये सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2/λ², ये आया समझो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आया वेरिएंस का फार्मूला। तो वेरिएंस का फार्मूला में बस यही, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये है, और ई ऑफ एक्स का क्या आया था 1/λ, इसका स्क्वायर क्या होगा 1/λ², तो इसकी वैल्यू 1/λ² आ गया, तो वेरिएंस की वैल्यू 1/λ² आ गई, ये आ गया। अब जो है ना इसका हम लोग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का मतलब क्या है, ई ऑफ टी एक्स निकालना है, तो ई ऑफ टी एक्स निकालना है मतलब ई ऑफ टी एक्स इंटू एफ एक्स निकालना है, क्योंकि हम लोग के पास हम लोग जो ये जो ई ऑफ कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, ई ऑफ कोई भी वैल्यू का हम लोग यहाँ पे ई ऑफ ये निकाले, वही वैल्यू हम लोग यहाँ लिखते हैं और इंटू में एफ एक्स करते हैं, तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ई ऑफ टी एक्स। अब ये एफ एक्स की वैल्यू इसमें से हम लोग पुट आउट करेंगे, इसमें से लेमडा ये कांस्टेंट है तो लेमडा बाहर निकाल लिए, और ये जो है ना ये टर्म कैसे लाए, तो ये टर्म हम लोग कैसे लाए, देखो ये ई है, इसमें भी ई है, तो दोनों अगर ई है तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है तो क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ टी एक्स, और इसका पावर में क्या है माइनस लेमडा एक्स। अब इस माइनस इसमें से ना एक्स हम लोग कॉमन निकाल लें, माइनस एक्स अगर हम लोग कॉमन निकाल लें समझो माइनस एक्स, तो क्या बच जाएगा लेमडा माइनस टी, ये बच जाएगा, वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखे हैं, यही चीज़ हम लोग यहाँ लिखे हैं। अब इसी को हम लोग इंटीग्रेट करना है, तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, बस इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ मतलब ई टू द पावर माइनस लेमडा माइनस टी ऑफ एक्स, और इसका कोफिशिएंट को ही हम लोग माइनस ऑफ लेमडा माइनस टी हम लोग लिखते हैं, तो बस वही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको इन्फिनिटी से 0 हम लोग पुट करेंगे, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया, बच क्या गया 0 के लिए, ई टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसमें हम लोग माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/लेमडा माइनस टी इक्वल टू लेमडा ऑफ, इसमें लेमडा इंटू लेमडा माइनस टी, ये वैल्यू आ गई, तो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन जो है ना वो आ गया लेमडा अपॉन लेमडा माइनस टी। अब जैसे कि मोमेंट जेनेटिक फंक्शन हम लोग के पास निकल गया, एम टी निकल गया, एम टी इक्वल टू लेमडा अपॉन लेमडा माइनस टी, ये आ गया, तो एम टी का वैल्यू जो ये आया ना, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग जो CT1 में ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, एम टी इक्वल टू 3/3 माइनस लेमडा, जो एग्ज़ाम में भी आया था, वही जो है ना उसी को जैसे हम लोग एक्सपेंड करके सॉल्व किए थे, वैसे ही हम लोग इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, लेमडा तो ऊपर में है ही, इसमें से हम लोग लेमडा कॉमन लेंगे, तो 1/1 माइनस टी अपॉन लेमडा हो गया, तो लेमडा लेमडा आपस में कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा 1/t माइनस लेमडा का पावर में -1, यही बचा। अब इसका एक्सपेंसन हम लोग करेंगे, तो इसका एक्सपेंसन क्या होता है, इसका एक्सपेंसन जो होता है 1/x का अगर -1 अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है 1 + x स्क्वायर प्लस x³ प्लस वही जो होता है ना, वही फार्मूला से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो t/λ फिर t/λ का स्क्वायर प्लस t/λ का क्यूब, ऐसे ही हम लोग एक्सपेंड किए। एक्सपेंड करने के बाद जो मीन की जो वैल्यू होती है, मीन का वैल्यू मतलब EX क्या होता है एक्सपेंसन में, जो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन का जो एक्सपेंसन होता है उसमें EX का वैल्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ t/1 फैक्टोरियल, यही हम लोग के पास वैल्यू है t/1 फैक्टोरियल। तो t/1 फैक्टोरियल में कोएफिशिएंट क्या है, इसमें हम लोग के पास कोएफिशिएंट क्या है 1/λ, तो 1/λ ये मीन आ गया। अब जो है वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग के पास x² भी चाहिए, मतलब e ऑफ x², तो e ऑफ x² का क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ t²/2 फैक्टोरियल, ये होता है, हम लोग जैसे पिछले यूनिट किए थे वही चीज़ है, मतलब ई कोफिशिएंट ऑफ t²/2 फैक्टोरियल, तो t²/2 फैक्टोरियल हम लोग को निकालना है, और हम लोग के पास ये क्या है t, ये हम लोग के पास है t²/λ²,
लेकिन हम लोग के पास ये कोफिशिएंट निकालना किसका है, t² / 2 फैक्टोरियल, इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो ये 2 फैक्टोरियल अगर हम लोग नीचे में अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर में भी हम लोग को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा। तो t² / 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट अब क्या बन गया, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर, तो वही आ गया 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2/λ स्क्वायर। ये आ गया e(x²। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, e(x² माइनस e(x का होल स्क्वायर, 2/λ² माइनस 1/λ² इक्वल टू 1/λ²। तो मीन का वैल्यू आ गया 1/λ, वेरिएंस का वैल्यू आ गया 1/λ²। ये आ गया मीन और वेरिएंस। अब जो है जैसे कि हम लोग के पास ज्योमेट्रिक में एक था ना मेमोरी लेस प्रॉपर्टी ऑफ जो था, वैसे ही अब इसमें ना एक्सपोनेंशियल में भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी वही चीज़ है जैसे उसमें था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन m+n जो था उसमें लेस देन डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन m जो था उसका वैल्यू f, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन n जो वैल्यू था, तो उसमें भी वही था, वही चीज़ इसमें भी है। इसमें बस ये है ना कि मतलब m+n के जगह पे s+t है, तो बस वही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन s+t। और इसका जो अगर कंडीशनल अगर जो बाई x इज़ ग्रेटर देन s अगर गिवन जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या होती है, तो x इज़ ग्रेटर देन t ये वैल्यू होती है, मतलब x+t है और s है, तो मतलब ये इसका जो बाकी जो बचे है ना वही इसका मतलब इसके पास ये प्रॉपर्टी, ये हम लोग के पास ये हम लोग को प्रूव करना है, समझे। तो से इसका मतलब ये स्टेटमेंट है, मतलब मेमोरी लेस प्रॉपर्टी का ये तो प्रूफ एग्जाम में नहीं भी आ सकता है वैसे, तो बस ये प्रॉपर्टी हम लोग को याद आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। और इसमें ये बात याद रखना कि इसमें st जो है वो दोनों ग्रेटर देन 0 ही होते हैं। तो हम लोग के पास ये प्रूफ करने के लिए क्या करते थे, पिछले में भी हम लोग क्या किए थे, x इज़ ग्रेटर देन k का एक वैल्यू निकाले थे। तो x इज़ ग्रेटर देन k के लिए हम लोग को क्या करना होगा, लिमिट जो जैसे कि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के लिए ग्रेटर देन k का मतलब क्या है, k से लेके इन्फिनिटी तक, तो k से लेके इन्फिनिटी तक का वैल्यू हम लोग को इंटीग्रेट करेंगे f(x) की वैल्यू, तो f(x) की वैल्यू में से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा तो बाहर आ गया और e(-λ) है, उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो e(-λx/-λ) ये आया। और इसमें हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेके, ये गलत लिखा गया है, -∞ से लेके, ये 0 नहीं है k है, ये जो है -∞ से लेके k तक का ये है वैल्यू। तो -∞ से लेके k तक का, तो -∞ का तो 0 हो जाएगा, बच क्या जाएगा तो k, तो मतलब x की जगह पे k पुट करेंगे तो e(-k)λ, तो बस वही वैल्यू और लैम्डा आपस में कट गया है, तो बस क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू k जो है उसका वैल्यू क्या होगा, e(-λk), ये वैल्यू, ये जो है ना ये फॉर्मूला की तरह भी याद रखना, MCQ में इसका काम आ जाता है। MCQ में डायरेक्टली अगर तुमसे पूछ दे x ग्रेटर देन k, पिछले में भी जैसे कि हम बोले थे ना कि एक MCQ की तरह सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही इसमें भी है ना कि MCQ की तरह इसमें सॉल्व कर सकते हैं। x इज़ ग्रेटर देन k का वैल्यू है तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करो और डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकाल लो, वो बस हम लोग सॉल्व करना होता है। तो बस ऐसे ही इसमें इसका फार्मूला याद रखना, e(-λk) होता है इसका x इज़ ग्रेटर देन k का। अब बस यही वैल्यू पुट कर दो, बस उसमें जो ये हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s+t डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन s जो है इसका वैल्यू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s+t एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s। तो इसका जो है रेंज क्या होगा, मतलब इसका जो ये जो एंड का वैल्यू है, इस एंड में कॉमन क्या है, इस एंड में कॉमन है x इज़ ग्रेटर देन s+t, जैसे पिछले बार हुआ था ना वैसे ही है, जैसे कि ये है, जैसे कि इसमें ना अगर यहाँ अगर s है और यहाँ t है, और तो यहाँ पे अगर दोनों अगर ग्रेटर देन 0 है तो s+t यहाँ है, तो अगर तुमको अगर s का मोल रहा है, जैसे कि है ना कि ये अगर समझो s का है और ये s+t का है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यही जो s+t का ही है वही पूरा कॉमन है, तो s+t का ये पूरा कॉमन है, तो वही s+t ये पूरा कॉमन वाला आ गया, तो वही x इज़ ग्रेटर देन s+t और डिवाइडेड में क्या है x इज़ ग्रेटर देन s, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e⁻⁻λ/s+t और डिवाइडेड में e(-λs), ये जो है ये चीज़ हम लोग कहाँ से लिखे, तो वो हम लोग इसी फार्मूला से लिखे, x ग्रेटर देन k का वैल्यू क्या है, -λ/k, तो -λ इंटू यहाँ पे s+t है k का वैल्यू, तो k का वैल्यू s+t पुट किए, इसमें s है तो s पुट किए, तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, e⁻⁻λt आया, तो
तो ई ऑफ माइनस लेमडा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन टी, वही लिख सकते हैं। तो वही हम लोग को प्रूफ हो गया, यही हम लोग के पास डिजायर्ड रिजल्ट आ गया। अब जो है इसमें हम लोग क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन आएगा ना, द टाइम इन आवर अगर रिक्वायर्ड है टू रिपेयर द मशीन इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ पैरामीटर लेमडा इज इक्वल टू 1/2। हम लोग के पास ये पैरामीटर गिवन है, तो पैरामीटर गिवन है तो उससे इसका क्या हो गया, मतलब पैरामीटर ही हम लोग को चाहिए, उसी से हम लोग के पास जो है ना फंक्शन निकल जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, लेमडा इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स। बस हम लोग को एक लेमडा की वैल्यू चाहिए एफ एक्स के लिए, तो लेमडा की वैल्यू 1/2 गिवन ही है, तो 1/2 गिवन है, तो 1/2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यही हो गया ये फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू। अब जो है ना निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द रिपेयर टाइम एग्जिस्ट 2 आवर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 निकालना है हम लोग को, 2 घंटा से ज़्यादा का हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 का वैल्यू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से लेके इन्फिनिटी तक का, 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, तो 2 से इन्फिनिटी का हम लोग को बस इंटीग्रेट कर देना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में ना प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ईजी होता है। बस हम लोग के पास रेंज अगर गिवन है, बस डायरेक्ट उसमें इंटीग्रेशन लगा दो, तो वो तो आराम से निकल जाता है। मतलब 2 से अगर इन्फिनिटी तक का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 2 से इन्फिनिटी तक का हम लोग के पास इंटीग्रेट कर देंगे, तो उसको इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ये एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोग जो निकाले वही वैल्यू हम लोग इसमें पुट किए और इसको इंटीग्रेट कर दिए। इसका इंटीग्रेशन में हम लोग 1/2 कॉमन था बाहर निकाल, मतलब कांस्टेंट था बाहर निकाल लिए, ई ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x/2 का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ई ऑफ माइनस x/2 अपॉन माइनस 1/2 ये होगा, और इसका इन्फिनिटी से लेके और मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी तक का हम लोग लिमिट लगाएं, तो बस माइनस इन्फिनिटी के लिए तो ये 0 ही हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी के लिए तो 0 ही हो जाएगा, और बाकी 1/2 है तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/e सॉल्व करने पे, तो 1/e का वैल्यू कैलकुलेटर से हम लोग निकाल लेंगे, तो कैलकुलेटर से निकाल के ये वैल्यू आ गया, ये आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द रिपेयर टेक एटलीस्ट 10 आवर गिवन दैट इट एक्सीड 9 आवर। मतलब ये बोल रहा है ना कि पी ऑफ हम लोग को निकालना है एक्स ग्रेटर देन 10, इसमें गिवन क्या है, कंडीशनल का मतलब डिवाइड, गिवन क्या है एक्स इज ग्रेटर देन 9, ये गिवन है, ये एटलीस्ट है मतलब लेस देन इक्वल टू होगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 10, और ये एक्स इज ग्रेटर देन 9, ये हम लोग को निकालना है। तो ये हम लोग जो है ना इसी प्रोबेबिलिटी का ये जो फॉर्मूला है ना इसी का यूज़ करके निकाल सकते हैं। एस प्लस टी का वैल्यू यहाँ पे 10 गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 9 गिवन है, तो इसमें हम लोग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं टी, तो टी का वैल्यू क्या होगा 10 - 9 यानी कि 1, तो एक्स इज ग्रेटर देन 1 हम लोग को निकालना है, बस वही चीज़ कर रहे हैं। यही देखो एक्स इज ग्रेटर देन इतना है, इसका क्या मतलब हो गया एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो ये किसके लिए आया, तो मीनिंगलेस नहीं है, मतलब ये मेमोरीलेस मीनिंगलेस गलती से लिखा गया, ये मेमोरीलेस प्रॉपर्टी जो है ना उसके यूज़ करके हम लोग एक्स ग्रेटर देन 1 निकालना है। तो एक्स ग्रेटर देन 1 अब हम लोग को निकालना है, तो बस डायरेक्टली हम लोग को बस इंटीग्रेशन कर दो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का, 1 से इन्फिनिटी तक का इंटीग्रेशन करेंगे, तो बस सॉल्व कर लो, इसका सॉल्व करके ये वैल्यू आया, बस सॉल्व करके ये निकालना है। अब जो है ये दूसरा क्वेश्चन है, तो माइलेज फॉर विच द कार ओनर गेट द सर्टेन काइंड ऑफ फायर विद द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन, इसमें हम लोग को मीन गिवन है। मीन गिवन है इसका क्या मतलब है कि 1/λ का वैल्यू गिवन है, मीन का वैल्यू क्या होता है एक्सपोनेंशियल में 1/λ का वैल्यू गिवन है 40,000, ये हम लोग के पास गिवन है 40,000, तो ये एक तरह से 40,000 मीन इक्वल टू 1/40,000 है, मतलब 1/λ का वैल्यू 40,000, तो लैम्डा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/40,000, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, यही लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दो फंक्शन में, फंक्शन का वैल्यू क्या होता है लैम्डा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, बस हम लोग को लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा तो आ गया 1/40,000, तो 1/40,000 लिख दो, ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 40,000 यही आ गया, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये जैसे ही फंक्शन आया उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन आया तो एटलीस्ट 20,000 किलोमीटर, तो एटलीस्ट 20,000 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, बस ये निकालना है, तो 20,000 से लेके इन्फिनिटी तक के लिए ये निकाल दो, बस इसको सॉल्व करना है, बस ये सॉल्व हो जाएगी, तो ये सॉल्व करके इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इसका वैल्यू ये आ जाएगा। अब जो है दूसरा क्वेश्चन क्या है, एट मोस्ट का मतलब क्या है, x इज़ लेस देन इक्वल टू 30,000, मतलब 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग जहाँ से भी हो वो स्टार्टिंग 0 ही से होगा, तो 0 ही से स्टार्ट करेगा ना, किलोमीटर कितना किलोमीटर वो चल रहा है, तो वो तो 0 ही से स्टार्ट होगा, फिर 30,000 तक जाएगा,
तो 0 से लेके 30,000 तक का हम लोग को निकालना है, 0 से लेके 30,000 का हम लोग निकाल लो, बस इसका इंटीग्रेशन है। हम लोग को बस जो है ना इंटीग्रेशन आना चाहिए अच्छे से, इंटीग्रेशन ही मेन होता है, मतलब इस सारे मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तो बस इंटीग्रेशन ही मेन होता है। इंटीग्रेशन थोड़ा सा मतलब एडवांस लेवल का इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं है, बस जो समझो बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले के हम लोग को आने चाहिए, बस वही चीज़ है। तो वही हम लोग के पास सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक ना समझो दो मतलब कंडीशनल जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसका 3 में से 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहला हम लोग यूनिफॉर्म पढ़े थे वो हो गया, अब ये एक्सपोनेंशियल हो गया। अब जो तीसरा है ना वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना कि जैसे कि पिछला में था यूनिफॉर्म में क्या था, एफ एक्स इक्वल टू के था, एफ एक्स इक्वल टू के था। एक्सपोनेंशियल में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू था लेमडा ऑफ ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, ये था। तो अब ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल में क्या होता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा रूट अंडर 1/2 पाई, ये रूट पूरा है, ये रूट अंडर 1 मतलब रूट अंडर 2 पाई और ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ये फार्मूला है समझो एफ एक्स का। अब इस फार्मूला में ना ये जो एक्स का रेंज है, एक्स का रेंज क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, म्यू का रेंज क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 होती है। ये अब इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिम्बॉलिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन म्यू सिग्मा। और म्यू और सिग्मा क्या है, इसमें पैरामीटर है, विथ पैरामीटर म्यू और सिग्मा है ना, ये दोनों पैरामीटर है। तो म्यू और सिग्मा मतलब एक तरह से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, मतलब वही है। तो ये है समझो हम लोग के पास, ये इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये फंक्शन की मैंने तो ऐसा कोई फंक्शन रहे ना तो उसको हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब जो है ना इसमें भी हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये लेजिटिमेट है या नहीं। तो लेजिटिमेसी चेक करने के लिए क्या करना होता है, इस फंक्शन को हम लोग इक्वल टू जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का है उसको हम लोग इक्वल टू 1 अगर हम लोग प्रूफ करें तो इसका क्या मतलब है कि लेजिटिमेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सारे का जो प्रोबेबिलिटी होता है ना वो 1 होता है, तो वही चीज़ हम लोग चेक करेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू जो है ना, पूरा एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन थी वो उतार दिए, मतलब वही पूरा इसमें हम लोग पुट आउट कर दिए। पुट करने के बाद हम लोग जो भी कांस्टेंट टर्म थे, कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल लिए। कांस्टेंट टर्म क्या था, तो कांस्टेंट टर्म 1/सिग्मा स्क्वायर रूट अंडर 1/2 पाई, मतलब रूट अंडर 2 पाई, ये हो गया समझो कांस्टेंट टर्म, ये बाहर हम लोग निकाल लिया। बच क्या गया माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ये बच गया। इसमें अगर हम लोग अगर टी की वैल्यू अगर हम लोग टी एज्यूम करें एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 1/√2, ये अगर हम लोग टी पुट करें तो डी टी की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स अपॉन, मतलब इसी में हम लोग डी टी की वैल्यू अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा डी एक्स अपॉन सिग्मा रूट अंडर 2 पाई, रूट अंडर 2 पाई नहीं है, ये पाई नहीं होगी, ये रूट अंडर 2 है, मतलब सिग्मा अपॉन रूट अंडर 2 ये आई। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन मतलब सिग्मा इंटू रूट पाई इंटू डी टी, ये लिख सकते हैं डी एक्स की जगह पे। अब यही वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन था ना ये, इसमें हम लोग वही वैल्यू पुट कर देंगे, डी एक्स के जगह पे ये पुट करेंगे और इस पूरे वैल्यू के जगह पे ये जो है ना इसमें हम लोग टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। इसका मतलब यही है ना एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर है, और 2 अपॉन मतलब 2 सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि सिग्मा रूट 2 का स्क्वायर, तो वही हम लोग इसको हम लोग ई ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू डी टी, ये जो पूरा डी टी मतलब डी एक्स की जगह पे ये पूरा लिख लिए। अब इसमें से ये कांस्टेंट है, सिग्मा रूट अंडर 2 जो है ना कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल लिए। तो बच क्या गया ई ऑफ, इसमें हम लोग के पास बच गया ई ऑफ टी स्क्वायर डी टी। तो यही हम लोग इसमें जो है ना ई ऑफ टी स्क्वायर डी टी, इसको हम लोग बस ई ऑफ टी स्क्वायर नहीं है माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस था ना तो माइनस ही रहेगा ना, माइनस टी स्क्वायर। तो ई ऑफ माइनस टी स्क्वायर यहाँ पे भी है माइनस टी स्क्वायर, तो ये जो माइनस टी स्क्वायर डी टी है। अब ये माइनस टी स्क्वायर टी टी के लिए ना हम लोग के पास फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक का ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी का फार्मूला होता है रूट अंडर पाई। तो वही रूट अंडर 2 पाई जो है इसमें हम लोग पुट आउट कर दिए। तो पुट करने के बाद क्या हो गया, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, रूट टू कैंसिल हो गया, रूट पाई कैंसिल हो गया, बच क्या गया 1। तो यही जो है ना 1 आया, इसका क्या मतलब है कि ये लेजिटिमेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है।
ये हो गया समझो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। अब जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जो है ना अगर मीन की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें और जो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा की वैल्यू 1 पुट करें तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन N01 को ही हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग के पास जो डेंसिटी फंक्शन आएगा PDF जो आता है उसमें हम लोग चेंज करते हैं। पहले हम लोग PDF कैसे लिख रहे थे, fx लिख रहे थे, इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसमें हम लोग φz के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो φz इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें φz के फॉर्म में लिख रहे हैं, φz इज इक्वल टू 1/√2π इंटू e⁻⁻z²/2। ये होता है फॉर्मूला स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब ये हम लोग को आया कैसे, तो ये हम लोग μ=0 और σ=1 पुट करने पे, और x के जगह पे हम लोग चेंज किए हैं z से, और f के जगह पे सिग्मा पुट कर दिए, बस वैसे ही हम लोग आया है। अब जो है ना इसमें जो है ना z की वैल्यू, ये जो z आया, ये z की वैल्यू क्या होगी, तो z की वैल्यू होती है ना x माइनस μ/σ, ये होती है z की वैल्यू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो z की वैल्यू जो है x माइनस μ/σ है। तो अब जो है ना डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए हम लोग z की वैल्यू निकालेंगे। तो z इज इक्वल मतलब x इज इक्वल टू अगर म्यू अगर हम लोग पुट करें, मतलब x इक्वल टू मीन अगर हम लोग पुट करें तो z की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक तरह से जो मीन के लिए जब अगर मीन का वैल्यू के लिए जब हम लोग x इक्वल टू मीन का वैल्यू जब करेंगे ना तो z की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। और जब अगर हम लोग x1 करेंगे, x इज इक्वल टू x1 करेंगे तो z इज इक्वल टू क्या होगा, x1 माइनस μ/σ। इसी को हम लोग बोलते हैं z1, इसी को हम लोग z1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। अब इसी में ना हम लोग को प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो, क्वेश्चन में अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो म्यू और लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x1, ये अगर हम लोग को निकालना है तो ये हम लोग को निकालने का मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सब में से हम लोग ना माइनस जो भी वैल्यू है ना उसमें माइनस म्यू कर रहे हैं और सिग्मा कर रहे हैं, फिर x माइनस म्यू कर रहे हैं और सिग्मा से डिवाइड कर रहे हैं, फिर x1 में से माइनस म्यू कर रहे हैं और फिर सिग्मा से डिवाइड कर रहे हैं, सब में से कर रहे हैं। तो तीनों में से यही चीज़ किए। तो ये करने के बाद क्या आया, 0, और x माइनस μ/σ को क्या लिखते हैं, z, x माइनस μ/σ को z हम लोग ये जो है z लिखे, तो वही ये z हो गया, ये z यहाँ आया। और ये इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको हम लोग z1 लिख रहे हैं, ये z1, यही z1 आया। और ये जो वैल्यू है ना हम लोग के पास टेबुलेटेड वैल्यू जो आती है, ये जो वैल्यू है ना ये हम लोग को टेबल में बनी हुई रहेगी। हम लोग को एग्ज़ाम में एक टेबल गिवन होगा, उस टेबल के अकॉर्डिंग ही हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाता है। तो वही बस चीज़ है, इसी का जो है ना इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल। और ये जो एरिया गिवन दिया रहेगा, ये कर्व के बीच का जो है ना एरिया गिवन रहेगा, मतलब 0 से लेकर z1 तक का जो है ना, ये एक तरह से मतलब क्या है, ये जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व होता है, ये कर्व है समझो। अब इस कर्व में ना यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला जो मीन के अलोंग जो है वो z इक्वल टू 0 है। अब उसके बाद जो है ना ये इसका ये जो 0 से लेके मतलब 0 लेस देन z लेस देन इक्वल टू z1 का मतलब क्या है, 0 से बड़ा और z1, यहाँ पे अगर ये z1 अगर मान लो ये z1 है तो ये एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। तो वही चीज़ है, ये रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल है एंड गिव्स द एरिया, ये जो है ना इसका एरिया बताता है। तो वही एरिया बिटवीन द z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू -1, z इक्वल टू 0 z इक्वल टू -1 का ये एरिया बताता है। और ये जितने भी वैल्यू है ना ये सारे वैल्यू जो है ना टेबुलेटेड है, मतलब एक टेबल मिलेगा एग्जाम में, उसी टेबल के में सारे वैल्यू गिवन है। अब जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का जो बताया ना कि ये कर्व जो होता है, ये कर्व ना कैसे काम करता है, तो ये कर्व के लिए मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना कर्व की तरह काम करता है। तो कर्व हम लोग के पास ना कर्व का कुछ प्रॉपर्टी या फीचर होता है, मतलब फीचर्स कर लो, फीचर्स होते हैं। फीचर क्या होता है कि ये जो लाइन है जो z इक्वल टू 0 वाला लाइन है, z इक्वल टू 0 का मतलब क्या, x इज इक्वल टू म्यू, ये जो म्यू का जो लाइन है मीन के अबाउट जो लाइन है, मीन के अबाउट जो लाइन है उस लाइन के राइट साइड के एरिया और लेफ़्ट साइड का एरिया दोनों सेम होता है। ये जो कर्व है ना एक तरह से सिमेट्रिक होता है, मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जो मीन का जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो लाइन है इस लाइन के अलोंग वो सिमेट्रिक होता है, इस साइड पूरा इक्वल, इस साइड पूरा इक्वल। तो ये दोनों अगर इक्वल अगर होंगे, वही जो फीचर्स में है, बोथ द साइड आर इक्वल
एज द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। मतलब क्या हुआ कि x1 इज इक्वल टू x2, मतलब वही जो हम लोग इसमें पुट आउट कर रहे हैं, मतलब ये पूरा जो एरिया है, ये एरिया पूरा इक्वल अगर होगा तो इसका क्या मतलब है। और ये बात भी हम लोग को मालूम है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो इस साइड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.5, क्योंकि दोनों इक्वल है, इस साइड की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इस साइड की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, और ये पूरा मिला के 1 है। दोनों अगर इक्वल है तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 0.5, तो इस साइड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0.5, और इस साइड का पूरा का प्रोबेबिलिटी 0.5। तो वही चीज़ है, यहाँ पे 0.5 आया, तो वही इस साइड का प्रोबेबिलिटी आ गया 0.5, इस साइड का प्रोबेबिलिटी 0.5, वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। अब जो दूसरा फीचर क्या होता है, तो दूसरा फीचर अगर हम लोग के पास ना, हम लोग के पास टेबल क्या है, टेबल याद रखना हमेशा कि टेबल हम लोग के पास कहाँ से कहाँ तक के लिए है। स्टार्टिंग रहेगा 0 से लेके z लेस देन इक्वल टू z1, इसके लिए हम लोग के पास टेबल है। स्टार्ट 0 से होगा और कुछ वैल्यू तक जाएगा, उसके लिए हम लोग के पास टेबल है। तो लेकिन अगर हम लोग को क्वेश्चन में आ जाए p ऑफ z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मतलब क्या, ये अगर z1 का पॉइंट है तो इसके बाद का अगर इन्फिनिटी का मतलब क्या, इसके बाद का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, तो इस पूरे एरिया का अगर हम लोग को एरिया वैल्यू निकालना है, इसका अगर हम लोग को वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये जो एरिया है ये 0.5 का एरिया है, 0.5 पूरा एरिया, ये पूरा एरिया 0.5 है। इसमें से अगर हम लोग को ये एरिया माइनस कर दें, ये एरिया अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये एरिया निकल जाएगा, तो इसका जो ये जो वैल्यू है, इसका वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसका इक्वल टू हो जाएगा 0.5 माइनस 0 से लेके z1 तक। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए हैं, वही इसका दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग इसको अगर z1 के बाद अगर इन्फिनिटी तक का अगर हम लोग को निकालना हो ना, तो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। और ये बात याद रखना कि मीन मीडियन मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, वो इक्वल होती है। इसका एक प्रूफ भी है जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए ये किया नहीं गया है प्रूफ इसमें। इसका एक प्रूफ भी होता है, मीन और मीडियन मोड जो है ना, तीनों इक्वल होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। ये MCQ के लिए याद रखना कि MCQ में अगर आ गया तो ये हो गया समझो यहाँ तक। अब उसके बाद जो है ना बाकी काम जैसे हम लोग करते थे, मीन एंड वेरिएंस निकालते थे नॉर्मल बाकी सब डिस्ट्रीब्यूशन में, वही चीज़ हम लोग इसमें भी करेंगे, मीन एंड वेरिएंस निकालेंगे। तो मीन का मतलब क्या, E ऑफ x निकालेंगे, तो E ऑफ x इंटू fx, तो यही x इंटू fx की पूरी वैल्यू। अब जो ये पूरा है ना, थोड़ा इंटीग्रेशन है, थोड़ा बड़ा सा इंटीग्रेशन है, ये पूरा सॉल्व करना है, बस वही पूरा सॉल्व करके हम लोग को लाना है। तो ये हम लोग जो है ना आमतौर पे एग्ज़ाम में तुमको इस मेथड से करने का ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे एग्ज़ाम में जो है ना ये आता है हम लोग के पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करने का, ये जो है ना ये एग्ज़ाम में नॉर्मली आता है। जो अब अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे ना, उसके बाद हम लोग मीन निकाल सकते हैं, तो उस मेथड से हम लोग निकाल के मीन और वेरिएंस निकाल लो। ये जो है ना ये लंबा इंटीग्रेशन प्रोसेस है, लेकिन ये इंटीग्रेशन देख लेना कि क्योंकि ये इंटीग्रेशन भी ना अगर बाई चांस अगर कभी अगर ऐसा हो जाए कि हाँ आ जाए, तो ऐसा भी ना हो कि कुछ लिखी के नहीं आओ। ये इंटीग्रेशन ही है, बस नॉर्मल इंटीग्रेशन है, बस हम लोग t की वैल्यू पुट आउट कर रहे हैं। इसमें जैसे कि है ना जितने भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल लिए, उसके बाद जो भी जो कांस्टेंट टर्म नहीं थे उसको हम लोग रहने दिए, और बाकी सब बस हम लोग t की वैल्यू पुट आउट किए, ऐसी वैल्यू पुट किए जिससे हम लोग x की वैल्यू भी ये निकल गया। अब उससे हम लोग बस इंटीग्रेट किए हैं, तो बस हम लोग को इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन है बस। E ऑफ x निकाले, फिर E ऑफ x स्क्वायर भी ऐसे ही इंटीग्रेशन है, बहुत बड़ा सा इंटीग्रेशन है, बस इंटीग्रेशन हम लोग करके E ऑफ x स्क्वायर भी निकाले। देखो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ही होता है, मतलब इंटीग्रेशन इसका बड़ा होता है, उससे इंटीग्रेशन निकाल के उसके बाद हम लोग वेरिएंस निकाले। ये इंटीग्रेशन चाहो तो ये पढ़ सकते हो अच्छे से, मतलब ये तो वैसे इसका ज़्यादा काम नहीं आएगा, हम लोग को काम आएगा ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाले का। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाले से हम लोग मीन एंड वेरिएंस निकालने का हम लोग जो आएगा ना, तो वो तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का भी जो पहला इंटीग्रल है ना, वो हम लोग के पास बड़ा इंटीग्रल है, वही मेन एक होता है। उसके बाद बाकी तो सारे चीज़ ईजी ही रहेंगे। तो पहला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ना हम लोग को निकालेंगे ना, तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड वाले का निकालेंगे। स्टैंडर्ड का क्या है, n इज इक्वल टू 0 1, इसका हम लोग को निकालेंगे। तो n ऑफ 0 1 का अगर हम लोग जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m ऑफ z, क्योंकि m ऑफ z इसीलिए क्योंकि स्टैंडर्ड को हम लोग z से कर रहे थे ना स्टैंडर्ड वाले को, इसीलिए हम लोग m ऑफ z t इक्वल टू क्या लिखेंगे, e टू द पावर t z
अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर टी जेड इंटू जो एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू क्या मतलब एफ एक्स इसमें कौन सा है, मतलब सिग्मा, इसमें तो स्टैंडर्ड वाले में एफ एक्स तो होता नहीं है, स्टैंडर्ड वाले में क्या होता है फाई जेड के रूप में लिखते हैं ना, वही फाई जेड इंटू डी जेड हम लोग लिखे, तो वही चीज़ हम लोग इसमें अब कर रहे हैं। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाई जेड की वैल्यू क्या थी, फाई जेड की जो वैल्यू थी यहाँ पे, जो फाई जेड की वैल्यू आई थी ना ऊपर में, ये जो फाई जेड की जो वैल्यू है, ये जो फाई जेड की जो वैल्यू है, यही वैल्यू हम लोग इसमें पुट आउट करेंगे, मतलब जो फाई जेड की ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू हम लोग इसमें पुट आउट करेंगे। फाई जेड का जो फॉर्मूला था वही वैल्यू इसमें हम लोग पुट किए हैं, कहाँ गया सेकेंड, ये फाई जेड की वही वैल्यू पुट आउट किए हैं। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग क्या किए, कांस्टेंट टर्म को तो बाहर 1/2 कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लिए, बच क्या गया ई ऑफ माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2tz/2, तो 2tz/2 इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग को स्क्वायर बनाने के लिए ना प्लस t/2 का होल स्क्वायर, मतलब प्लस t² माइनस t² प्लस बाई 2 ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, इसको हम लोग इसमें से हम लोग के पास मिल गया z माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस t²/2। तो इसी को हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस t² -2 का होल स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं टी ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस है प्लस हो के t²/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये जो ऐसे लिखे थे ये ई ऑफ t²/2, ये जो ई ऑफ t²/2 जो है ना, इसको हम लोग बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई जेड के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो इसमें तो कोई जेड का वेरिएबल नहीं है, तो जेड का वेरिएबल नहीं है तो इसको हम लोग कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकाल लिए तो बच क्या गया, ई ऑफ माइनस z/t का होल, मतलब z/t/2 का होल स्क्वायर। तो z/t/2 का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब हम लोग z/√2 को हम लोग u अगर मान लें तो du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz/√2, तो dz इज इक्वल टू क्या होगा, √tu du। तो अब इसी में हम लोग वैल्यू पुट आउट कर देंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म थे, ये कांस्टेंट टर्म ही है, बाकी इसमें से हम लोग जो है ना वैल्यू पुट करेंगे। z माइनस t/√2 को हम लोग u माने थे, तो इसमें हम लोग माइनस ऑफ u² लिख सकते हैं इंटू √2 du हो गया, तो इंटू √2, तो √2 तो हम लोग के पास कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ये बाहर आ गया। तो बच क्या गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस u²/du, यही बस बच गया। अब जैसे ही माइनस u आया, माइनस u²/du, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर में ही जो हम लोग पढ़े थे ना, एक जो ऊपर वाले में भी पढ़े थे, ई ऑफ माइनस ऑफ t² इंटू dt, वो जो था इसका जो इंटीग्रल था उसका वैल्यू क्या होता है, √π, वही जो वैल्यू जो बोले थे ना कि हमेशा याद रखने, वही चीज़ है, वही इसका वैल्यू हम लोग √π लिख सकते हैं। और तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, √2 कट गया, √π कट गया, तो बच क्या गया, ई ऑफ t²/2। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसका क्या होगा, ई ऑफ t²/2, ये आ गया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ n01 का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकल गया। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, n मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो स्टैंडर्ड, ये तो स्टैंडर्ड का था, अब जो नॉर्मल, जो हम लोग के पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए हम लोग भी निकाल सकते हैं। तो mgf ऑफ n म्यू सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m ऑफ x t इज इक्वल टू, x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा z प्लस म्यू, x के जगह पे ही ये जो x है ना, x के जगह पे हम लोग ये लिखे हैं, और ये हम लोग कैसे लिखे हैं, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है, तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा z प्लस म्यू, ये x की वैल्यू आई, तो यही x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिप्लेस किए हैं, तो यही x की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें हम लोग डाले हैं, तो बस यही चीज़ है। अब जो है ना इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर म्यू टी इंटू mz सिग्मा टी। ये हम लोग के पास कैसे आया, ये हम लोग के पास जो है ना पिछले चैप्टर में जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जो प्रॉपर्टी था, उस प्रॉपर्टी में अगर y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में अगर कोई था, उसके लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, e टू द पावर bt इंटू mx at। तो वही अगर इसमें अगर ये जो क्वेश्चन है इस वाले में यहाँ पे m ऑफ सिग्मा z प्लस म्यू है, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें एक तरह से, ये देखो जैसे कि ये है ना, इसमें है हम लोग के पास x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू सिग्मा z प्लस म्यू है इस वाले में यहाँ पे,
और पिछला जो चैप्टर था उसमें जो फॉर्मूला था वो क्या था, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये था। तो इसके लिए हम लोग के पास मोमेंट जेटिंग का क्या फॉर्मूला था, e टू द पावर बी एक्स मतलब बी टी मतलब बी टी, और ये था एम एफ एक्स इंटू ए टी, ये था हम लोग के पास। तो इस वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग कंपेयर करें y के जगह पे, मतलब यहाँ पे y की जगह पे x है और x के जगह पे z है, तो वही चीज़ अगर हम लोग इसके साथ करें तो क्या होगा, e टू द पावर बी टी, b क्या है यहाँ पे म्यू, कंपेयर करने पे b का वैल्यू क्या है म्यू, तो म्यू आ गया, तो म्यू टी आ गया, मतलब e टू द पावर म्यू टी हो गया। और बच क्या गया, m ऑफ x के जगह पे क्या है, x की जगह पे z है, तो m ऑफ x की जगह पे z है, तो एम जेड इंटू ए टी का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे a क्या है सिग्मा, यहाँ पे ये सिग्मा है ना a, कंपेयर करने पे a की जगह पे सिग्मा है, तो सिग्मा टी हो गया। तो यही वैल्यू हम लोग के पास ये पुट कर दिए, ये वैल्यू है, ये वैल्यू आया e ऑफ म्यू टी इंटू एम जेड ऑफ सिग्मा टी। तो सिग्मा एम जेड ऑफ सिग्मा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग के पास ये एम जेड का वैल्यू क्या आया था, e टू द पावर टी स्क्वायर अपॉन टू, यही वैल्यू हम लोग पुट आउट करेंगे। यहाँ पे एम टी के जगह पे सिग्मा टी है, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो e ऑफ टी अगर हम लोग कॉमन ले लें, इसमें से अगर हम लोग टी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई टू इंटू टी, बस यही हम लोग के पास ये आ गया मोमेंट जेटिंग फंक्शन इसका, यही हम लोग के पास मोमेंट जेटिंग आ गया। अब ये मोमेंट जेटिंग आ गया, तो मोमेंट जेटिंग आने के बाद इसी को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, वन प्लस सिग्मा प्लस मतलब वन प्लस म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई टू इंटू टी का 1 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई टू इंटू टी का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे हम लोग एक्सपेंड होते जाएगा, इसको एक्सपेंड होते जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, 1 प्लस टी इंटू मतलब म्यू इंटू टी इतना, फिर सिग्मा स्क्वायर टी इंटू टी, तो यानी कि टी स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल, मतलब ये वैल्यू ये दोनों मिलके कहाँ से आए, इसको सॉल्व करके ये दोनों आया और फिर इसको सॉल्व करके ये दोनों आया। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको बाकी और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, म्यू अपॉन टी का 1 ये तो आया ही, टी अपॉन 1 फैक्टोरियल, बाकी ये जो है ना म्यू स्क्वायर बाई टू इंटू टी स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल आया ही। अब जो है ना हम लोग टी स्क्वायर तक ही रखेंगे, बाकी उसके बाद तो टी क्यू भी सब है, हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ता है ना, हम लोग मीन और वेरिएंस निकालने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मीन और वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग को टी क्यू भी सबसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो इसको हम लोग हटा देंगे, इसको हम लोग डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ही करेंगे। और बच क्या गया, तो म्यू स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये बच गया। अब हम लोग को पास ई एक्स निकालना है, मतलब मीन निकालना है। ई एक्स कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो टी अपॉन 1 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखेंगे, टी अपॉन 1 फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट क्या है म्यू, तो ये म्यू आ गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल निकालना है, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का एक कोएफिशिएंट तो है म्यू स्क्वायर, तो एक कोएफिशिएंट तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे भी देखो कि ये 2 स्क्वायर का टर्म है, इसको भी हम लोग चाहें तो 2 फैक्टोरियल करके इनटू में 2 फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2, तो वही है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, तो वही चीज़ को हम लोग 2 और 2 आपस में कट जाएगा, तो क्या बच गया, सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ये बच गया ई ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकल गया, ई ऑफ एक्स निकल गया, तो हम लोग वेरिएंस भी निकाल सकते हैं इससे। तो वेरिएंस इक्वल टू क्या होगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर मतलब म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, तो बस इसमें से हम लोग म्यू और म्यू आपस में कट गया, तो सिग्मा स्क्वायर बच गया। तो मीन का वैल्यू आया म्यू और वेरिएंस का वैल्यू आया सिग्मा स्क्वायर, बस यही हम लोग के पास इसका मीन और वेरिएंस निकल गया, मोमेंट जेटिंग फंक्शन भी हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग के पास इसमें ना क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन तो एक समझो आते हैं ना कि x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है और मीन ऑफ x अगर गिवन है, मीन अगर गिवन है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू गिवन है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कि सिग्मा का वैल्यू गिवन है 4, और फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, प्रोबेबिलिटी निकालना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, x इज ग्रेटर देन, देखो ये जो है ना x के वैल्यू में गिवन है, और याद रखना कि टेबल जो है ना टेबल z के लिए है,
हम लोग जेड ना इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि टेबल हम लोग के पास जेड के लिए है 0 से, और ये भी याद रखना कि टेबल का फॉर्मेट क्या है 0 से जेड और इंटू Z1 इस फॉर्मेट में है। हम लोग को इसी फॉर्मेट में हर क्वेश्चन को चेंज करना है, ऐसे ही सॉल्व करके लाना है। तो इसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को z में कन्वर्ट करना है, इस x को हम लोग को z में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको हम लोग z लिखते हैं ना, तो माइनस म्यू और सिग्मा सब में करेंगे, तो माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस म्यू अपॉन सिग्मा सब में किए, तो सब में हम लोग करेंगे तो क्या होगा, सबका वैल्यू पुट आउट करो, इसको हम लोग z लिख लेंगे, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को हम लोग z लिख सकते हैं। इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो और डिवाइड करो तो इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी हम लोग लिख लिए। बच क्या गया 20 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो 20 माइनस म्यू का वैल्यू गिवन है, देखो म्यू का वैल्यू 12, मीन का वैल्यू 12 है, तो 12 और सिग्मा का वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 4 गिवन है, तो 4 गिवन है, तो ये आ गया 2 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, ये आ गया। अब जो ये आया तो ये हम लोग को कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोग जो है ना कर्व का जो प्रॉपर्टी पढ़े थे, यहाँ पे जो कर्व का प्रॉपर्टी था, ये जो प्रॉपर्टी था, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एक तरह से हम लोग को निकालना क्या है, अभी हम लोग को निकालना है 2 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, ये निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है, ये जो है Z1 इज लेस देन इक्वल टू जेड इज लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होता है, 0.5 माइनस 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू Z1, ऐसे ही ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला के बेसिस पे हम लोग पुट आउट करेंगे वैल्यू, तो वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा 0.5 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 2 तक। ये जो है ना एक तरह से इसको अगर नहीं समझ में आए ना तो इसको ऐसे कर्व की तरह बना लो और फिर इसमें ना हम लोग ऐसे सॉल्व करो, इसको हम लोग ना 2 अगर मानो तो 2 के बाद का एरिया निकालना है, हम लोग को 2 के बाद का एरिया निकालना है, तो 2 के बाद का एरिया निकालना है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि ये जो पूरा है ना यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा एरिया 0.5 है, तो 0.5 माइनस ऑफ अगर ये करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा, तो माइनस ऑफ 0 से लेके 2 तक, तो माइनस से 0 से लेके 2 तक, तो माइनस से 0 से 2 तक का वैल्यू जो है ना ये वैल्यू हम लोग टेबल से निकालेंगे। हम लोग को ये टेबल का फॉर्म में अब आ गया ना, 0 इज लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 2, इसका फॉर्म जो है ना ये टेबल के फॉर्म में आ गया, तो ये टेबल के फॉर्म में आया, तो टेबल से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे और सबका इसका आंसर लिख लेंगे। अब बाकी क्वेश्चन भी ना सेम टू सेम ऐसे ही करना है, बाकी इसमें ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से, बस तुमको ना वो कर्व का देखना रहता है, ये कर्व में बस वैल्यू कैसे पुट करें वो बस हम लोग को देखना होता है। बाकी अब लेस देन इक्वल टू 20 है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हर एक में क्या करना, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा जो है ना करना होता है, मतलब x को कन्वर्ट करना होता है z में। याद रखना कि x नहीं होना चाहिए z होना चाहिए, क्योंकि टेबल में हम लोग के पास z का है, तो z की जगह पे x करना है, बस वही चीज़ हम लोग को सॉल्व करना है। फिर इसमें भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे, बाई सिमेट्रिक से वैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है ना इसको भी हम लोग वैसे ही अपना सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग ना इसमें बस ये अंतर है ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, मतलब इसमें ना बस ट्रिकी पार्ट क्या था ना कि इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना था एटलीस्ट, तो इसमें ना क्या था, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी सॉल्व करना है, उसके बाद ना बाइनोमियल जो है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सेलेक्ट, इसको जो है ना इसका हम बाइनोमियल भी यूज़ कर रहे हैं, तो वही चीज़ है, इसको सॉल्व करके देखना बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करके एक बार ट्राई करना, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और फिर अब ये जैसे कि है एक्चुअल अमाउंट ऑफ द इंस्टेंट कॉपी विच पुट मशीन इनटू 6 साउंड जार इज इन द रैंडम वेरिएबल हैविंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू गिवन है। एंड इफ only 3% ऑफ द कार कंटेन लेस देन 1 ounce द व्हाट मस्ट बी द मीन टू फिल द इतना। तो इसमें ना हम लोग के पास जो है ना एक तरह से इसमें हम लोग के पास जो एक्चुअल अमाउंट है वो हम लोग के पास मीन का वैल्यू अभी हम लोग के पास गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग के पास जो है ये बता दिया है ना कि 6 ounce जो कम है, 6 ounce जो है इसका जो है ना रैंडम वेरिएबल जो है ना इसमें 2 ओनली जो है ना 3% ऑफ जार जो है ना कंटेन करता है द आउंस ऑफ द कॉफ़ी, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 6 का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है। ये क्वेश्चन जो है ना हम लोग बाकी में क्या कर रहे थे,
हम लोग टेबल के अकॉर्डिंग वो सॉल्व कर रहे थे। इसमें ना बस अपोजिट है, ये क्वेश्चन में बस क्या हो रहा है ना कि अपोजिट काम हो रहा है। इसमें हम लोग को ना ये पहचानना होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, म्यू निकालना है, बस अपोजिट है। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 6 का वैल्यू हम लोग के पास 0.03 कैसे आया, तो 3% गिवन था। 3% जो है ना ये गिवन था, तो 3% को हम लोग लिख सकते हैं 3/100 यानी कि 0.03 वही आया। तो अब इसमें ना x इज़ लेस देन 6 का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके x इज़ लेस देन इक्वल टू 6 तक, तो वही इसका वैल्यू ये है। इसमें भी बाकी वही करेंगे। हम लोग के पास हर एक में क्या होता है, x को चेंज करना है z में, तो x को z में चेंज करने के लिए x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा वही करेंगे। तो इसमें भी माइनस इन्फिनिटी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और 6 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा वही चीज़ करेंगे। सिग्मा का वैल्यू गिवन है तो वो पुट कर देंगे, म्यू का वैल्यू गिवन नहीं है तो वही रहने देंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके इतना से लेके ये है। तो ये बात भी याद रखना ना कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कर्व सिमेट्रिक है। कर्व सिमेट्रिक है का क्या मतलब होता है कि अगर माइनस इन्फिनिटी से लेके अगर z की वैल्यू अगर a तक जा रही है, मान लो कि ये a तक जा रही है, तो इसका जो सिमेट्रिक होने का फ़ायदा ये होता है ना कि ये जो a जो है इससे अगर z करें और फिर ये जो इन्फिनिटी करें तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग इक्वली ये लिख सकते हैं, वही चीज़ कर रहे हैं ना। देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके z अगर छोटा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके अगर a तक के बीच का अगर हम लोग को निकालना है, ये इक्वल होगा a से लेके इन्फिनिटी तक का वैल्यू को, ये इक्वल होगा। तो बस वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग निकाल सकते हैं जैसे अब ये चीज़ हम लोग कैसे निकालेंगे, अब ये आ गया है। अब इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं ना 0.5 माइनस ऑफ p ऑफ 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक। तो 0 से लेके ये जो वैल्यू थी a की वैल्यू ये समझो अगर है ना, मतलब एक तरह से तो a तक यहाँ तक की है। अब इसकी वैल्यू जो है ना ये है। अब इसमें से हम लोग ये पुट आउट करेंगे, मतलब p ऑफ ये जो है ना इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे और इसको हम लोग इधर ले आएंगे। तो क्या होगा माइनस 0.03 है, 03 होगा प्लस 0.5 इज इक्वल टू ये वैल्यू आई, तो ये वैल्यू की वैल्यू आ गई 0.47। अब जो है ना टेबल का जो एरिया देखेंगे, टेबल में हम लोग देखेंगे ना कि कौन सी वैल्यू पे ये 0.47 आ रहा है। तो इसमें जो है ना 1.808 पे ये 0.47 आ रहा है। तो वही वैल्यू 1.808 पुट करेंगे। इसका क्या मतलब है कि 6 माइनस म्यू अपॉन 0.05 इज इक्वल टू 1.808, यही हो गया। तो इससे हम लोग म्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। बस यही, मतलब एक तरह से ना ये अपोजिट है। पहले में क्या होता था ना, हम लोग के पास ये गिवन होता था, हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर निकाल रहे थे। इसमें क्या है ना, तुमको आंसर गिवन है, तुमको ये निकालने बोल दिया, बस यही अपोजिट चीज़ करना है। मतलब तुमको आंसर गिवन है, तुमको ये निकालना है, बस अपोजिट काम कर रहे हैं। अब जो है एडिटिव प्रॉपर्टी होता है इसमें। अब अगर एक्स आई जो है ना, अगर नॉर्मल एन अगर इंडिपेंडेंट नॉर्मल इवेंट, मतलब अगर एक समझो अगर एन नंबर ऑफ अगर इंडिपेंडेंट अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर, तो उसका अगर हम लोग के पास मीन और वेरिएंस अगर गिवन है, अगर मीन का वैल्यू है अगर म्यू आई और वेरिएंस का वैल्यू एक्स आई का होल स्क्वायर, ये गिवन है। तो इसमें हम लोग को क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है ना कि सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स, मतलब ए आई इंटू एक्स आई जो है ना वो भी क्या होगा, वो भी एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा। ये जो है वैल्यू होगा ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा। और इसका मीन क्या होगा, इसका मीन होगा यही सिग्मा आई इक्वल टू एन से लेके ए आई म्यू आई जो है, ए आई म्यू आई जो है वो मीन होगा। और इस वेरिएंस क्या होगा, ए आई का स्क्वायर इंटू मिया, मतलब सिग्मा आई का होल स्क्वायर, ये जो है इसका वेरिएंस होगा। बस यही चीज़ है। अब इसी के बेसिस पे समझो ये क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखो 3 चीज़ है। इसमें जो है ना मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन एग्जामिनेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें ना अलग अलग है। मैथ का एक अलग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, फिजिक्स का एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, केमिस्ट्री का एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सबका जो है ना मीन गिवन है, फिजिक्स मतलब मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मीन गिवन है, फिर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। सबका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग गिवन है। अब तुमको फाइंड आउट करना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम हैज सिक्योर्ड ए टोटल ऑफ 180 और अबव, मतलब टोटल का जो है ना प्रोबेबिलिटी 180 और अबव का जो हम लोग को निकालना है।
तो हम लोग के पास जो है ना एक्स फॉलोज जो करेगा, अगर मतलब तीनों का अलग अलग है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स क्या होगा, मतलब एक्स के लिए अगर एक्स अगर हम लोग माने अगर मैथ का, और वाई जो है फिजिक्स का, जेड जो है केमिस्ट्री का अगर माने, तो एक्स फॉलोज क्या करेगा एन, और मीन का वैल्यू क्या है 52 और वेरिएंस का वैल्यू क्या है 10, तो एन 52 10, ऐसे ही 58 और ऐसे ही 48 और 6, जेड का मतलब एक्स का हो गया, वाई का हो गया, जेड का हो गया। अब जो है ना एडिटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी में टी अगर हम लोग कोई भी यूज़ करें, टी वेरिएबल, ये हम लोग अपनी मर्जी का ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ये इसमें हमारी मर्जी है कि हम लोग यहाँ पे क्या इक्वेशन लें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर हम लोग फॉलो करें अगर डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या होगा इसमें कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यानी कि मीन का सम जो होगा ये फॉलो क्या करेगा, मीन का जो सम है मतलब 52 प्लस 50 प्लस 48, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा सिग्मा स्क्वायर, मतलब ये सिग्मा है ना, सिग्मा की वैल्यू, तो टोटल सिग्मा क्या होगा, टोटल सिग्मा क्या होगा 100 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये टोटल का सिग्मा स्क्वायर है। तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा टोटल का रूट अंडर में, तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, रूट अंडर इसका ये वैल्यू आया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं एन ऑफ 150 और ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गया। जैसे ही ये आया इससे हम लोग अब आराम से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, कोई भी वैल्यू है ना, मतलब एक तरह से इस पूरे का हम लोग के पास मीन और वेरिएंस निकल गया है, मतलब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग के पास कोई भी अब प्रोबेबिलिटी है वो निकालना है, तो मतलब टी जो है ना 180 से ज़्यादा का निकालना है, तो टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 180, तो वही 180 ये जो है इसमें हम लोग टी, तो टी को हम लोग जेड में कन्वर्ट करना है, तो जेड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है माइनस म्यू अपॉन म्यू करना, मतलब माइनस म्यू अपॉन सिग्मा करेंगे, तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, तो म्यू अपॉन सिग्मा, तो म्यू का वैल्यू क्या है 180 मतलब 150, ये म्यू का वैल्यू है 150 और सिग्मा का वैल्यू 14.4, ये जो निकला ना ये इसका यूज़ करना है हम लोग, इसी में हम लोग के पास जो है ना म्यू और सिग्मा का वैल्यू निकल गया, तो म्यू और सिग्मा का वैल्यू जैसे ही निकला हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। दूसरा में भी यही चीज़ करके प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पूरे चैप्टर में बस यही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना बस हम लोग को करना क्या होता है, तो हम लोग के पास टेबल रहेगा, उस टेबल का ही यूज़ करके हम लोग को सॉल्व करना होता है। और ये बात याद रखना कि टेबल जो है जेड के लिए होता है, तो जेड में हम लोग को कन्वर्ट करना होता है, इसीलिए हम लोग के पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये गिवन होता है। हम लोग के पास जो x का वैल्यू रहेगा ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू a का वैल्यू निकालना होगा, तो x माइनस म्यू हम लोग करेंगे और सिग्मा से डिवाइड करेंगे, यही चीज़ हम लोग करेंगे उसके साथ, मतलब इसमें हम लोग को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हम लोग को ना ये काम बस इम्पॉर्टेंटली करना होता है कि इसमें हम लोग को जेड में कन्वर्ट करना, और जेड में कन्वर्ट करने के बाद वो जो प्रॉपर्टी है ना कर्व का, वो दोनों प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से मालूम होना चाहिए। और सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक वाला भी याद रहना चाहिए कि देखो सिमेट्रिक वाला में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके अगर जेड अगर की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके अगर वो कोई भी वैल्यू अगर ए तक गई है, वो इक्वल होगी क्या चीज़ के लिए, इक्वल होगी ए से लेके जेड लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, इसके लिए वो इक्वल होगी। तो वही याद रखना कि ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक जो होता है ना सिमेट्रिक कर्व, तो वही सिमेट्रिक कर्व का प्रॉपर्टी है। तो वो कर्व की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उस कर्व की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही ना ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जितने भी हैं इस क्वेश्चन, इसमें वो कर्व की प्रॉपर्टी, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी देखो ये जो वैल्यू थी, इसमें हम लोग ना कर्व का जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ किए 0.5 माइनस 0 से लेके ए तक का जो वैल्यू है वो हम लोग निकाले, तो ये हम लोग कर्व की प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना है, और बाकी ये सारे वैल्यू जो है ना हम लोग को टेबल में गिवन होगा, हम लोग को टेबल में गिवन है वो वैल्यू हम लोग को निकालना है, और टेबल हम लोग को एग्ज़ाम में प्रोवाइड किया जाएगा। तो टेबल का भी टेंशन नहीं है कि टेबल का वैल्यू को रट रहा है, ऐसा भी नहीं करना है, बस टेबल हम लोग को एग्ज़ाम में मिल जाएगा, हम लोग को टेबल से देख के ही करना होता है, तो बस ऐसे ही सॉल्व होगा। तो इस पूरे चैप्टर में ना बस ऐसे ही मतलब 6 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन थे, हम लोग 6 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बस पर है। और अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा ना उसमें नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ थ्योरी के 2-3 क्वेश्चन है, वो थ्योरी के 2-3 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ना एक प्रोसीजर फॉलो होगा, एक प्रोसीजर डिफाइन करेंगे, वो एक प्रोसीजर जो है ना हर टेस्ट के लिए, उसमें ना टोटल 6 टेस्ट हैं, मतलब उसमें ना शॉर्ट पॉपुलेशन ऐसे करके ना स्मॉल सैंपल लार्ज सैंपल के बेसिस पे ना 6 टेस्ट हैं। मतलब लार्ज वाले पे 4 हैं, स्मॉल वाले पे 2 हैं,
तो वो टोटल 6 हैं। 6 में ना सेम का सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, बस थोड़े बहुत फार्मूले अंतर है। फार्मूले हम लोग को अच्छे से मालूम होने चाहिए, फार्मूला ही इंपॉर्टेंट होता है। फार्मूले हम लोग को मालूम होने चाहिए, बाकी सारे वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ये चैप्टर में बस ऐसा ही, बस इतना ही था, बस इतना